नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। बोला, एक दिन कराची भी भारत का हिस्सा होगा और अखंड भारत में विश्वास करती है भाजपा। जी हाँ दोस्तों, भाजपा ने फिर से अपने अखंड भारत के मुद्दे को दोहराया है और इसी के साथ कराची को भारत में मिलाने की बात कही है। और दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रयागराज में आरएसएस की बड़ी बैठक का दूसरा दिन, संघ प्रमुख मोहन भागवत कर सकते हैं बड़ा ऐलान। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि इस किलर मशीन से घबरा गए हैं चीन और पाकिस्तान, ऊंची चोटियों पर मचा सकता है जबरदस्त कहर। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। देवेंद्र फडणवीस बोले, एक दिन कराची भी भारत का हिस्सा होगा, अखंड भारत में विश्वास करती है भाजपा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी अखंड भारत में विश्वास करती है और कराची एक दिन भारत का हिस्सा होगा। फडणवीस एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें शिवसेना नेता ने बांद्रा वेस्ट स्थित कराची स्वीट्स की दुकान के मालिक को कथित तौर पर कराची शब्द को हटाने के लिए कहा था। फडणवीस ने कहा, हम अखंड भारत में विश्वास करते हैं, हम यह भी मानते हैं कि कराची एक दिन भारत का हिस्सा होगा। शिवसेना नेता नितिन मधुकर नंदगांवकर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कराची स्वीट्स दुकान के मालिक को दुकान का नाम बदलने के लिए कहा गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक वीडियो में शिवसेना नेता कहते हैं, आपको यह करना होगा, हम आपको समय दे रहे हैं। नितिन नंदगांवकर के बयान पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि यह निरर्थक मांग है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दुकान का नाम बदलना पार्टी का आधिकारिक रुख नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया, कराची बेकरी और कराची मिठाई पिछले 60 वर्षों से मुंबई में है, उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। अब उनके नामों को बदलने के लिए कहने का कोई मतलब नहीं है, उनका नाम बदलने के लिए शिवसेना का आधिकारिक रुख नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रयागराज आरएसएस की बैठक का दूसरा दिन, संघ प्रमुख मोहन भागवत कर सकते हैं बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की दूसरे दिन की बैठक शुरू हो गई है। ये बैठक संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में हो रही है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में राम मंदिर की भव्यता और दिव्यता को लेकर जन जागरण और राम मंदिर निर्माण में जन सहभागिता बढ़ाए जाने पर विचार होगा। 3 सत्रों में होने वाली बैठक में लव जिहाद, पर्यावरण संरक्षण, गौरक्षा को लेकर भी चर्चा होगी। सत्र समापन पर भागवत का संबोधन। इस सत्र के समापन पर मोहन भागवत का संबोधन भी होगा। संघ प्रमुख संगठन के पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण संदेश देंगे, जिनके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में आरएसएस के कुछ नेताओं के नाम भी तय किए जा रहे हैं, जिन्हें बीजेपी में भेजा जाना है। आरएसएस प्रमुख इस बैठक के बाद कुछ स्वयंसेवकों को बीजेपी में भेजने का बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इससे पहले संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक के पहले दिन शुरुआती 2 सत्रों में लॉकडाउन के दौरान स्वयं सेवकों की तरफ से किए गए कार्यों की समीक्षा हुई। इस दौरान प्रांतों के पदाधिकारियों ने अपने काम गिनाए। खाना, कपड़ा, अनाज वितरण के साथ ही इलाज और वाहनों की व्यवस्था के बारे में बताया गया। बैठक में संघ के पदाधिकारियों ने लोगों को सहायता करने, आत्मनिर्भर बनाने और सक्रिय होने के निर्देश दिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इस किलर मशीन से घबराए चाइना पाकिस्तान, ऊंची चोटियों पर मचा सकती है कहर। जी हां दोस्तों, वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने बेंगलुरु में एचएएल के बनाए गए हाइलाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का जायजा लिया और साथ ही उड़ान भी भरी। उनकी ये उड़ान इसलिए खास है क्योंकि इसी साल अगस्त में एलसीएच को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात किया जा चुका है। एक्सपर्ट्स की माने तो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में एलसीएच अपाचे से भी ज्यादा प्रभावी है। दुनिया का सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर। वायुसेना अधिकारियों के मुताबिक ये दुनिया का सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर है। इसका ताकत का नमूना सियाचिन में लैंडिंग के साथ दिख गया था। जो काम दुनिया का सबसे एडवांस्ड हेलीकॉप्टर अपाचे नहीं कर सकता, वो एलसीएच ने कर दिखाया था। इसके लगभग 3 महीने बाद वायुसेना प्रमुख की इस उड़ान ने दुनिया को ये बता दिया है कि आने वाले समय में ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना का हिस्सा होंगे। भारत के लिए एलसीएच हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में क्यों अहम हो गया है, इसे जानने के लिए आपको 3 महीने पीछे जाना होगा। चीन से चल रही तनातनी के बीच भारत ने अपने पहले स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर एलसीएच को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात कर दिया था। इन अटैक हेलीकॉप्टर्स की तैनाती को हर कोई हैरत भरी निगाह से इसलिए देख रहा था क्योंकि ना तो ये अब तक आधिकारिक रूप से भारतीय वायुसेना से जुड़े हैं और ना ही ये भारतीय सेना के सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर्स हैं। ऐसे में सबके होठों पर सवाल था कि अमेरिकी अपाचे से पहले एलसीएच की तैनाती क्यों की गई।
दरअसल भारत के पास इस वक्त मौजूद अमेरिका का AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर दुनिया में सबसे आधुनिक तो है, लेकिन LCH ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों यानी कि हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में जंग लड़ने के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर से ज्यादा घातक है। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में LCH की रेंज ज्यादा लंबी है। लद्दाख बॉर्डर 18,000 फीट तक ऊंचाई पर भी है। ऐसे इलाकों और बर्फीले मौसम में रोटरी विंग्स वाले अपाचे को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बेहद लाइट यानी हल्का होने और खास रोटरस होने के चलते LCH इतनी ऊंची चोटियों पर भी अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से तनाव के बीच भारत बढ़ा रहा सैन्य ताकत, तेजस से जल्द होगा अस्त्र मिसाइल का परीक्षण। जी हां दोस्तों, देश में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और चीन से तनाव के बीच अस्त्र एयर कॉम्बैट मिसाइल का जल्द ही स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के जरिए परीक्षण किया जाएगा। दरअसल चीन से मौजूद तनाव को देखते हुए भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी के मद्देनजर भारतीय सेना अपने लड़ाकू विमानों को अस्त्र मिसाइल से लैस करने में जुट गई है। इसका परीक्षण अब लड़ाकू विमान तेजस से किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की ओर से अस्त्र मिसाइल को तैयार किया गया है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित अस्त्र मिसाइल ऑल वेदर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। वहीं अब तेजस और विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र का एकीकरण लगभग पूरा हो गया है। अगले कुछ महीनों के भीतर स्वदेशी लड़ाकू विमान में स्वदेशी मिसाइल का परीक्षण शुरू हो जाएगा। अस्त्र मिसाइल की रफ्तार आवाज की गति से भी तेज है और हर मौसम में ये अपने टारगेट पर सटीक वार करने में सक्षम है। इस अस्त्र मिसाइल की रेंज करीब 100 किलोमीटर की है। अस्त्र मिसाइल का आकार अन्य मिसाइल की तुलना में काफी छोटा है और वजन भी हल्का है। अस्त्र मिसाइल करीब 3.8 मीटर लंबी है और 7 इंच चौड़ी है। इसका वजन 154 किलो है। वहीं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अगले साल की पहली छमाही में 160 किलोमीटर की रेंज के साथ अस्त्र के मार्क 2 संस्करण का परीक्षण शुरू करने की भी योजना बनाई है। सूत्रों ने कहा कि 350 किलोमीटर की रेंज के साथ अस्त्र मार्क 3 के लिए भी समवर्ती रूप से काम चल रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नगरोटा एनकाउंटर, 200 मीटर लंबी सुरंग के सहारे आतंकियों ने की थी भारत में घुसपैठ, GPS की मदद से किया सीमा पार। जी हां दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि 19 नवंबर के नगरोटा मुठभेड़ में मारे गए 4 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी वास्तव में 200 मीटर लंबी सुरंग के जरिए पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए थे। बताया गया है कि आतंकवादियों ने पेशेवर रूप से 200 मीटर लंबी और 8 मीटर गहरी पेशेवर सुरंग तैयार की थी, जिसके जरिए वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत की धरती में घुस आए थे। सुरंग की जगह भारतीय छोर पर 12 से 14 इंच के व्यास की थी, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 160 मीटर लंबा था और ऐसा अनुमान है कि पाकिस्तानी सीमा पर यह लगभग 40 मीटर लंबा था। बड़े सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार सुरंग को नए सिरे से खोदा गया था और पहली बार 4 जैश आत्मघाती हमलावरों ने इसका इस्तेमाल किया था। आतंकवाद निरोधक अधिकारी ने कहा कि ऐसा लगता है कि सुरंग के निर्माण के लिए इंजीनियरिंग का उचित प्रयास किया गया है और इसमें पेशेवरी का हाथ काफी स्पष्ट है। आतंकवादियों के पास ताइवान निर्मित हाथ में पकड़ने वाला एक GPS डिवाइस था, जिसकी मदद से वो भारत की सीमा में घुसे। भारतीय एजेंसियों और BSF ने उस डिवाइस की मदद से आतंकवादियों को ट्रैक किया। आतंकवादी सुरंग पार करके सीमा के 12 किलोमीटर तक अंदर आ गए और एक ट्रक में सवार हुए। आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों द्वारा मारे जाने से पहले GPS डिवाइस के डेटा को नष्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन डेटा बरामद कर लिया गया था। इस सुरंग का पता 48 BSF के दीपक राणा के नेतृत्व में काम कर रहे BSF के 7 कर्मियों की एक टीम ने लगाया, जिन्होंने रविवार सुबह 5:40 से 7:50 के बीच तलाश शुरू की। GPS से एकत्र किए गए आंकड़ों से संकेत मिलता है कि आतंकवादी 189 सीमा स्तंभ के ठीक बगल में और BSF सीमा चौकी रीगल के करीब भारत में प्रवेश किया, जो स्तंभ 1993 के पास स्थित है। GPS पर मिला पहले रास्ते का बिंदु सीमा से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। इसके बाद आतंकी लगभग 12 किलोमीटर पैदल चलकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर पहुंचे, जहां से एक आर्मी कैंप और रेलवे ट्रैक को हटाकर 19 नवंबर की आधी रात को ट्रक में सवार हो गए। सुरक्षा एजेंसियां हाईवे के बगल में जटवाल गांव के सभी मार्ग बिंदुओं पर तैनात थी। ट्रक में सवार आतंकियों ने फिर नगरोटा का रुख किया, जहां जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकियों को गोली मार दी गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने POK में 4 आतंकी लॉन्चिंग पैड और LOC पर एक चौकी की तबाह, कई पाकिस्तानी सैनिक भी हताहत। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में शनिवार को शहीद हुए 2 भारतीय जवानों की मौत का बदला भारतीय सेना की मराठा रेजिमेंट के जवानों ने लिया है। पाक अधिकृत कश्मीर के खुरी रत्ता सेक्टर में शिवाजी महाराज के जयकारों के साथ जबरदस्त कार्रवाई करके 4 आतंकी लॉन्चिंग पैड और LOC पर पाकिस्तानी सेना की एक चौकी तबाह कर दी। भारत की इस जवाबी कार्रवाई में करीब आधा दर्जन सैनिक भी हताहत हुए हैं।
इसके बावजूद पाकिस्तान ने राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में रविवार को सुबह लगभग 11:15 पे संघर्ष विराम का उल्लंघन करके नियंत्रण रेखा पर छोटे हथियारों गोलीबारी की व मोर्टार शैल दागे। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है। पाकिस्तान की सेना ने राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर की नियंत्रण रेखा पर शनिवार को सुबह बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की। पाकिस्तान ने भारतीय चौकियों तथा रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए भारी गोलीबारी करने के साथ ही मोर्टार के गोले भी दागे। इस गोलीबारी में 3 नागरिक घायल हो गए। पाकिस्तान की गोलाबारी में भारतीय सेना के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत सैन्य अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उपचार के दौरान मराठा रेजिमेंट के हवलदार पाटिल संग्राम शिवाजी ने घाव का ताप न सहते हुए दम तोड़ दिया। दूसरे घायल नायक रैंक के जवान कुलदीप जाधव भी उपचार के दौरान देर रात शहीद हो गए। भारतीय जवानों ने भी पाकिस्तानी गोलाबारी का जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तान ने शनिवार को शाम 6 बजे के करीब फिर राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इसके बाद शाम करीब 6:15 पे पुंछ के डीगवार, मालती और दल्लन इलाकों में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। भारतीय जवानों ने भी पाकिस्तानी गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। दोनों तरफ से गोलीबारी होने के बाद भारतीय सेना ने रात को निर्देशित गोला बारूद की मदद से पाक अधिकृत कश्मीर के खुरीरत्ता सेक्टर में आतंकवादी लॉन्च पैड पर पिन पॉइंट हमले किए। इसमें कम से कम 4 आतंकवादी लॉन्चिंग पैड नष्ट हुए। इसके अलावा नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना की कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना की चौकी भी तबाह हुई। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख में भारतीय सेना ने चीन की चतुराई की हवा निकाली, टनल चक्रव्यूह में उलझाया। जी हां दोस्तों, पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे की महत्वपूर्ण चोटियों पर भारतीय सेना ने जब से अपनी पकड़ मजबूत की है, चीन की सेना प्रोपेगेंडा में लगी हुई है। उसे महीनों बाद भी नहीं सूझ पा रहा है कि भारत के आक्रामक तेवर की क्या तोड़ निकाले। इसलिए उसकी प्रोपेगेंडा मीडिया अभी माइक्रोवेव स्ट्राइक जैसी हवाबाजी करता है तो कभी गीदड़ भभकी देकर काम चलाता है, लेकिन भारत ने अब उसको उसी के रणनीति से मात देना सीख लिया है। भारतीय सेना ने अब चीन की जंग के मैनुअल निकालकर ड्रैगन की किसी भी अगली चाल की धार कुंद करने के लिए लद्दाख में टनल डिफेंस तैनात कर ली है। 29-30 अगस्त को भारतीय सेना की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने जब से कैलाश रेंज में पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे की सामरिक चोटियों पर 1962 के बाद पहली बार पोजीशन ली है, पीएलए बौखलाई हुई है। वह लद्दाख को लेकर फर्जी खबरें फैलाकर अपनी किरकिरी कम करने में लगा हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के मुताबिक इस दौरान भारतीय सेना ने इलाके में ऐसी व्यूम रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पाइप की सुरंगें बिछा दी है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को भनक तक नहीं लगी होगी। भारतीय सेना के सीनियर कमांडरों ने बताया है कि बड़े डायमीटर वाली इस सीमेंट की पाइप वाली सुरंगों में दुश्मन के हमलों से बचने के लिए जवान शेल्टर ले सकते हैं और फिर वहीं से वापस उस पर हमला भी बोल सकते हैं। जमीन के नीचे डाली गई इन 6 से 8 फीट डायमीटर वाली कंक्रीट पाइपों के जरिए सेना आसानी से स्थान बदल सकती है और दुश्मनों के हमलों से सुरक्षित रह सकती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नगरोटा जैसी पाक की हर साजिश होगी नाकाम, बस सेना को चाहिए यह मशीन। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के नगरोटा एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बल पाकिस्तान द्वारा रची जाने वाली साजिशों को नाकाम करने के लिए फुल बॉडी ट्रक स्कैनर्स को इंस्टॉल करने पर जोर दे रहे हैं। सुरक्षा बलों का कहना है कि आने वाले समय में नगरोटा जैसे मामलों को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर में कई चेक पोस्ट पर ट्रक स्कैनर्स की जरूरत है, जिससे कोई भी आतंकवादी ट्रकों में छिपकर ना जा सके। सरकारी सूत्रों ने बताया, सेब से भरे ट्रकों में आतंकवादी छिपे हुए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस को उनकी जानकारी होती तो उन्हें ढूंढकर पहले ही मारा जा सकता था। उन्होंने बताया कि सेब के सीजन में कश्मीर घाटी में सेब से लदे हुए ट्रक अन्य और पड़ोसी राज्यों में जाते हैं। इन ट्रकों का इस्तेमाल कई बार आतंकियों द्वारा भी छिपने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। सूत्रों ने कहा कि किसी ट्रकों की चेकिंग सेब को उतारकर की जाती है, लेकिन फुल बॉडी ट्रक स्कैनिंग मशीनों के अभाव में सभी ट्रकों को चेक नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि इन मशीनों की मदद से बिना ट्रैफिक पर असर आए ट्रकों की चेकिंग की जा सकेगी। इससे सुरक्षा जोखिमों को भी कम किया जा सकेगा। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार और केंद्र सरकार को स्थिति से अवगत कराया गया है और इन स्कैनर को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। नगरोटा की घटना में सांबा सेक्टर से 4 आतंकवादी भारतीय क्षेत्र में घुस गए थे और फिर उन्होंने ट्रक का इस्तेमाल किया था। यह ट्रक कश्मीर घाटी की ओर अपने रास्ते पर था जब इसे नगरोटा के पास बान टोल प्लाजा के पास सुरक्षा बलों ने रोक दिया था और सभी आतंकवादी मारे गए थे। पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद के आतंकी समूह से संबंधित आतंकवादी जैश प्रमुख मौलाना मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊस असगर के लगातार संपर्क में थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा ने किया लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद, 120 दिनों तक देशव्यापी दौरा करेंगे जेपी नड्डा। जी हां दोस्तों, केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद कर दिया है। इसके तहत पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार 120 दिनों का दौरा करेंगे। इस दौरे की शुरुआत आगामी दिसंबर महीने में उत्तराखंड से की जाएगी। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष नड्डा संगठन की कमजोर कड़ियों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाएंगे।
भाजपा के महासचिव अरुण सिंह ने रविवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नड्डा का यह दौरा दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में उत्तराखंड से शुरू होगा। संभावना है कि नड्डा 5 दिसंबर से अपने दौरे की शुरुआत करें। उन्होंने कहा कि इस प्रवास योजना में प्रत्येक बूथ अध्यक्ष, बूथ समिति, मंडल अध्यक्ष और मंडल समितियों के साथ बैठक की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रवास योजना के अंतर्गत बूथ समितियों और मंडल के कार्यकर्ताओं को भी प्रोत्साहित करने का भी काम करेंगे। महासचिव सिंह ने बताया कि इस दौरान जेपी नड्डा पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद और विधायकों के अलावा जिलाध्यक्षों के साथ भी बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष अपने इस प्रवास कार्यक्रम के दौरान जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पार्टी की तैयारियों का जायजा लेकर संगठन की समीक्षा करेंगे। इस दौरान वे पार्टी की रणनीति को लेकर भी चर्चा और समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रवास कार्यक्रम का उद्देश्य संगठन को और मजबूती प्रदान करना और हर बूथ इकाई को और सक्रिय करना और मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन संसदीय क्षेत्रों में भाजपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, उन क्षेत्रों में संगठन की मजबूती को लेकर नड्डा रणनीति पर चर्चा भी करेंगे। बता दें कि 2021 के पहले 6 महीनों में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रवास के 120 दिनों के कार्यक्रम के दौरान नड्डा बड़े शहरों में 3 दिन और छोटे शहरों में 2 दिन समय बिताएंगे। भाजपा शासित राज्य इस दौरान अपने विकास कार्यों और केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के सिलसिले में एक प्रस्तुति भी देंगे। भाजपा महासचिव ने बताया कि नड्डा इस दौरान सहयोगी दलों के नेताओं से भी मिलेंगे और जनसभाओं के साथ पत्रकार वार्ता को भी संबोधित करेंगे। नड्डा से पहले भाजपा के अध्यक्ष रहे अमित शाह ने भी अपने कार्यकाल के दौरान पूरे देश का दौरा किया था। जिन राज्यों में भाजपा की स्थिति कमजोर थी, वहां पार्टी को मजबूत करने का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस में गृह युद्ध तेज, अब गुलाम नबी आजाद ने उठाए गंभीर सवाल। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद एक के बाद एक कांग्रेस नेता पार्टी नेतृत्व व कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। कपिल सिब्बल के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। गुलाम नबी आजाद ने वीआईपी कल्चर को बदलने की जरूरत बताते हुए जमीनी स्तर पर पार्टी कमजोर होने की बात स्वीकार की है। ब्लॉक स्तर पर कनेक्शन टूटा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है, हमारे लोगों का ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर लोगों के साथ कनेक्शन टूट गया है। जब कोई पदाधिकारी हमारी पार्टी में बनता है तो वो लेटर पैड छाप देता है, विजिटिंग कार्ड बना देता है। वो समझता है बस मेरा काम खत्म हो गया। काम तो उस समय से शुरू होना चाहिए। करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत का सख्त संदेश, आतंक को पनाह देना बंद करे पाकिस्तान, अन्यथा सभी जरूरी कदम उठाएंगे। जी हां दोस्तों, भारत ने जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आतंकी हमले की साजिश को नाकाम किए जाने के बाद सख्त संदेश देते हुए कहा है कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंक को पनाह देना बंद करे। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की खातिर सभी जरूरी कदम उठाने के लिए दृढ़ और संकल्पबद्ध है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के एक वरिष्ठ राजनयिक को तलब कर कड़ा विरोध जताया। इस दौरान पाकिस्तान को 2 टूक लहजे में जताई और कहा कि उसे अपनी सरजमी से आतंक और आतंकी गतिविधियों को पनाह देने की नीति बंद कर देनी चाहिए। भारत ने पाकिस्तान से यह भी कहा वह दूसरे देशों में हमले करने के लिए आतंकी संगठनों द्वारा बनाए गए ढांचे को भी नष्ट करे। भारत ने अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग को दोहराया कि पाकिस्तान अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों और द्विपक्षीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करे ताकि वह अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों का किसी भी तरह से भारत के खिलाफ आतंकवाद में इस्तेमाल ना हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर, एलओसी पर तनाव के बीच दिखी ड्रोन जैसी उड़ने वाली संदिग्ध चीज। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में तनाव बरकरार है। इस बीच नियंत्रण रेखा के पास एक उड़ने वाली चीज दिखी है। इसे लेकर सुरक्षा बल सतर्क हो गए हैं। हालांकि यह अभी साफ नहीं हो पाया है कि उड़ने वाली वस्तु ड्रोन है या कोई और चीज। पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास एक उड़ने वाली वस्तु देखी गई है। माना जा रहा है कि यह ड्रोन हो सकता है, लेकिन यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि यह ड्रोन है या कोई अन्य उड़ने वाली वस्तु है। उड़ने वाली चीज ऐसे समय देखी गई है जब एलओसी एरिया में रोजाना गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही हैं। बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से रोज आतंकी घुसपैठ की कोशिश देखने को मिल रही है, जिससे सुरक्षा बल के जवान नाकाम कर दे रहे हैं। पाकिस्तान ने शनिवार को भी फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें सेना का जवान शहीद हो गया था। पाकिस्तान ने राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में शनिवार शाम एक बार फिर नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जहां सुबह पाकिस्तान की गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया था। रक्षा मंत्रालय के अनुसार शनिवार की शाम 6 बजे पाकिस्तान ने फिर से राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास छोटे हथियारों से गोलीबारी की और मोर्टार से गोले दागे। पाटिल संग्राम शिवाजी नाम के एक सेना के हवलदार शनिवार की सुबह इसी क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में शहीद हो गए थे। रुक करते हैं अगली
खबर की तरफ, कैबिनेट विस्तार की तैयारी में जो बिडेन, ट्रंप बोले धोखाधड़ी हुई है, हस्तक्षेप करे कोर्ट। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद जो बिडेन अगले हफ्ते की शुरुआत में अपनी कैबिनेट के लिए शीर्ष नेताओं के नाम के लिए तैयार हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 नवंबर के चुनाव के परिणाम पर सवाल उठाते रहे हैं। ट्रंप ने शनिवार को कहा कि उनके जांचकर्ताओं ने हजारों की संख्या में धोखाधड़ी वाले वोट पाए हैं, जो कम से कम 4 राज्यों में वोट फ्लिप करने के लिए पर्याप्त होंगे, और उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अदालतें करके चुनाव की अखंडता बनाए रखेंगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।